नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे। संपादकों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। आज हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह राजनीति के मन में जो डोलता है उसको बेहतर तरीके से बताते हैं मंडोला। जी हाँ, अजीत मंडोला। अजीत जी, उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश का मन डोल रहा है? नहीं, वही मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। योगी सरकार को 10 साल होने वाले हैं कि मतलब एक दशक अगर आप किसी राज्य में राज करते हैं तो आपके पास बहुत सारी उपलब्धियाँ होती हैं। कई सारे मुद्दे होते हैं जो आप बताने के लिए जनता को कहते हैं कि हमने इतनी सड़कें बना दी, क्राइम ख़त्म कर दिया। और इसमें कोई शक नहीं है, डेवलपमेंट बहुत हुआ है उत्तर प्रदेश में। और कानून व्यवस्था तो एक बहुत बड़ा इशू पूरे देश में है कि योगी की पूरे देश में चर्चा होती है, योगी जैसा प्रशासन चाहिए सब जगह, कहीं गुंडागिर्दी ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ, पिछली बार भी हुआ था, अब भी हो रहा है कि भाई चुनाव जैसे ही करीब आते हैं कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है छुप जाता है, दूसरे मुद्दे सामने आ जाते हैं जी। ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की जाती है सत्ता पक्ष के द्वारा, तो विपक्ष की तरफ से कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से पिछड़ों की राजनीति को आगे लाने की कोशिश होती है। दलित राजनीति हो या अल्पसंख्यक राजनीति हो, ये जब राजनीति होती है तो फिर मुझे लगता है कि जो सत्ता दल है वो कहीं ना कहीं घबरा जाता है। उसको लगता है कि ये अगर जात पात की राजनीति हो गई और ये तमाम राजनीति हो गई तो उससे उनका जो कराया उस पर पानी फिर सकता है। इसलिए फिर मेरे को लगता है ध्रुवीकरण की पिच पर खेलते हैं। और ये होता भी आया। अब अगर आप 2024 का इलेक्शन देखें, आम चुनाव देखें 2024 का, किसी को उम्मीद नहीं थी। मतलब प्रधानमंत्री मोदी कितने कॉन्फिडेंस में थे, उनका था कि अब की बार 400 पार का नारा था और काम भी बहुत हुआ था। तमाम मुद्दे थे, ऐसे ऐसे मुद्दे थे जो कि 370 जैसी धारा इस देश में कश्मीर का जैसा मुद्दा ख़त्म कर दिया, अयोध्या में मंदिर बना दिया, तमाम जितने जटिल मुद्दे इस देश के थे ख़त्म कर दिए। लेकिन देखिए आप, एक आरक्षण, एक पिछड़ों के मुद्दे ने पूरे बीजेपी की मेहनत पे पानी फेर दिया लोकसभा में। तो तब से बीजेपी डरी भी है कि भाई ये डेवलपमेंट तो अपनी जगह। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या को बने हुए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। हाँ। अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई, इससे बड़ा झटका बहुत बीजेपी को बड़ा लगा। झटका। आधी से मतलब सारी सीटें हार गई। एक तरह मैं तो कहूँगा लगभग आधे से, क्या एक तरीके से यूपी ने उनको बहुमत से रोक दिया। ये बड़ा सवाल था। राकेश जी, असल में भारतीय जनता पार्टी को किसी से डर लगता है तो वो जाति की राजनीति से डर लगता है, क्योंकि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सबका उदय जाति के आधार पर हुआ है। और पिछले लोकसभा में यही हुआ। एक तरफ तो आंधी चली विधानसभा में और लोकसभा में समाजवादी पार्टी, जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी, वो बड़ी सीटों पर जीत गई। अब सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या लोकसभा आप हार गए, जबकि मंदिर की पूरी बेब थी और एक तरह से बड़ा एक मैनेजमेंट प्रोग्राम हुआ, माहौल बना। उसके बाद आप अयोध्या हार गए, जग हसाई हुई कि देखिए साहब। तो अभी भी वही स्थिति है। बीजेपी को अगर अभी भी वही है, वही डर लग रहा है कि कहीं जाति की राजनीति हावी ना हो जाए। इसलिए जाति की काट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? धर्म या फिर हिंदू मुस्लिम। और शायद यही कारण है कि अब योगी आदित्यनाथ, पिछले चुनाव में भी यही हुआ, हेट स्पीच की बात नजर आई। अभी भी योगी आदित्यनाथ के हर भाषण में हमें वही दिख रहा है। देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के घटना के सामने आने के 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा दौरा, और जिस तरह से उन्होंने जो बातें कही कि वे लोग हमको सलाह आजकल दे रहे हैं, हम पर हमला कर रहे हैं, जो कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ा है। क्या कोई व्यक्ति जो है जामा मस्जिद में कोई हनुमान चालीसा पढ़ सकता है? तो आप समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तौर पर जो ध्रुवीकरण है उस पर वो बड़ा खेल खेल रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण का नतीजा लोकसभा चुनाव में साफ तौर पे देखा जा सकता है। बीजेपी दूसरे नंबर पर आई, समाजवादी पार्टी ने किस तरह से वहाँ पर अव्वल नंबर पर रहा सीटों की संख्या में। तो ऐसी स्थिति में ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को उठा रहे हैं। जहाँ भी देखिए मनोज जी किस सभा में जा रहे हैं, वे राम मंदिर को लेकर जिस तरह से विपक्ष का रुख रहा था निर्माण से पहले का, उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और आज उन्होंने जिस तरह से मस्जिद और मंदिर की बात करके साफ कर दिया है कि आने वाला चुनाव किस तरह का होगा। ये बड़ी चीज़ है। तो क्या ये मान लिया जाए, आपने कहा कि बहुत सारा विकास किया है, लेकिन विकास किया है वो एक अलग चीज़ है,
लेकिन इन चुनाव में भी पूरी चर्चा, सारे भाषण भारतीय जनता पार्टी के, योगी आदित्यनाथ के स्पेशली हमें मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द दिखाई देंगे। मंदिर को लेकर, चंदा चोरी को लेकर विवाद दिखा है, उसमें अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई आज वक्फ वाले ये बात उठा रहे हैं, वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करने वाले, वक्फ की चोरी करने वालों ने आज मंदिर पर इस तरह की बात उठा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, वक्फ, हेट स्पीच, हनुमानगढ़ी में नमाज जो कि आज बयान आया। देखो मनु, अगर अयोध्या का मसला, अगर ये चोरी का मसला नहीं होता अयोध्या में, तो मुझे लगता है कि शायद इतनी चर्चा इस पर नहीं होती, वक्फ बिल पे नहीं होती, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पे नहीं होती। लेकिन अगर आप देखेंगे, बड़ा हैरानी की बात यह है कि आम चुनाव के टाइम पे यूपी में जो घटनाक्रम था कि आपस में बीजेपी में बड़ी खींचतान थी, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी, टिकट बंटवारे से लेके तमाम चीज़ें हो रही थी। और उसमें अब उसी दौरान जो क्या कहते हैं आरक्षण का मुद्दे ने जोर पकड़ा। तो अब ये तमाम तरह की अटकलें हैं कि भाई आपसी खींचतान भी एक बड़ा नतीजा था बीजेपी को नुकसान होने का, टिकट जो काटे जाने थे नहीं काटे गए। लेकिन जो बड़ा इशू बना कि आरक्षण ने बीजेपी को नुकसान पहुंचा दिया। अब अगर अयोध्या के दौरान बीजेपी फिर उस समय देखिए, एक मज़ेदार घटना देखिए, जनवरी में, मतलब आम चुनाव मई में होता है, जनवरी में राम मंदिर का एक तरीके से उद्घाटन कर दिया जाता है। ये उम्मीद थी बीजेपी को कि राम मंदिर का बड़ा व्यापक असर होगा पूरे देश की राजनीति में, और हम लोगों को एक तरफा इलेक्शन में राहत वो मिलेगी, क्या कहते हैं, वोट मिलेंगे। लेकिन बीजेपी से चूक हुई है, बीजेपी ने राम मंदिर को मुद्दा नहीं बनाया। अगर आप देखें, उस वक्त ये था अब की बार 400 पार, पता ये था कि जो भारत सरकार, केंद्र सरकार की जो डेवलपमेंट था, प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा था, वो एक मुद्दा बना। राम मंदिर को नहीं छेड़ा बीजेपी ने, लेकिन फिर उसी को राम मंदिर को क्यों नहीं छेड़ा? पूरा देश तो राममय था, नहीं, पूरे देश के लोग राम मंदिर अयोध्या पहुंच रहे थे दर्शन करने। कहाँ पहुंचे? यही तो आप देखें, उस समय का सारा उठा के देखें, ये उस वक्त ये लग रहा था कि 90 जब क्या कहते हैं, जब वो विवादग्रस्त ढांचा गिराया गया था वहाँ पे, कहाँ 90-91 में अयोध्या में, तो उस वक्त एक बड़ा बीजेपी ने और संघ ने एक बहुत स्ट्रेटेजिकल काम किया। पूरे देश के कार सेवकों को अयोध्या ले जाया गया, हजारों की संख्या में घर घर से कार सेवक निकले। तो ये उम्मीद की जा रही थी जब राम मंदिर का जनवरी में जब उद्घाटन हुआ, ये बीजेपी ने अपना एक विभाग भी बनाया जिसकी ये ड्यूटी थी कि वो देश भर से, हर जिले से, हर शहर से कार्यकर्ताओं को अयोध्या ले जाए, राम मंदिर के दर्शन कराए। वो घोषणाएं हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आप हैरान हो गए। मैं कई जगह, मैं राजस्थान का उदाहरण, बसें खाली थी, नहीं गए लोग, मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। ज्योता जी मेरे साथ मौजूद हैं। ज्योता जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव बस आ गया, क्योंकि चर्चा ये है कि भाई पहले होने वाला है और मुझे लगता है नवंबर-दिसंबर में ये हो जाएगा, उसके पहले अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। इसके बावजूद भी जैसा कि चिंता जता रहे हैं अजीत जी, और हम लोग भी इस बात की चिंता जता रहे हैं, बहुत विकास किया, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को बिजली नहीं मिलती थी, बिजली मिल रही है, गांव-गांव बिजली मिल रही है, मुस्लिम इलाकों में भी बिजली मिल रही है। मुस्लिम भी कह रहे हैं कि भाई एक समय था हमें बिजली नहीं मिलती थी, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, आज हमें बिजली मिल रही है। रोड कनेक्टिविटी सब देख रहे हैं, हाईवे बन रहा है, जेवर बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें विकास की हो रही हैं। बावजूद इसके विकास पर चुनाव होगा या चुनाव का मुद्दा वही मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम होगा? देखिए, अभी अखिलेश यादव भी बहुत कोशिश कर रहे हैं मंदिर का इशू उठाने के लिए, ये जो है ना, लेकिन आपका जो, और अगर होगा तो क्यों होगा? नहीं, मैं बता रही हूँ जी। प्रॉब्लम अखिलेश यादव का डिफरेंट जगह पे है। वो है क्या, लोगों ने भूला नहीं गुंडागर्दी। तो आप अगर जाके पूछे ग्राउंड में, लोग बोलेंगे, स्पेशली अगर महिला वोटर से, अगर देखिए महिला वोट आजकल बहुत जगह डिसाइड करते हैं। बिल्कुल सही, एक तरफा जाती है महिलाओं की वोट, बीजेपी का माना जाता है। वो जो गुंडागर्दी का जो इमेज जो है सपा का, वो महिलाओं के दिमाग से उतरा नहीं है। ओके। हाँ, तो इसीलिए क्या होगा, पूछिए, किसी को भी पूछिए। सो ये लोग राम मंदिर के बारे में कोशिश तो कर रहे हैं बहुत कुछ उठाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली सुरक्षा, महिला सुरक्षा, ऐसे क्या क्या हुआ था, वो इशू अल्टीमेटली वो हो जाएगा। और तड़का लाडली बहना के जो मिलता है वो है, महिलाओं से जुड़ी हुई योजना वो है। लोकसभा चुनाव में आप ठीक कह रही है, लेकिन हम वही तो चर्चा, लोकसभा चुनाव में क्या हो गया था, महिला आरक्षण का मुद्दा इतना हावी हुआ कि महिलाओं ने भी हरा दिया बीजेपी। नहीं, आरक्षण और संविधान संविधान भी था। संविधान मेन
मेन वो issue था कि वही भाई था। संविधान बदल संविधान जाएगा, बदल हमारा जाएगा। आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण। आरएसएस आरक्षण खत्म करना चाहती है। मेन इशू वही था। भाई 400 सीट का जो नारा था वो बीजेपी उल्टा पर पड़ गया, वो बैक बैकफायर कर हाँ, गया। हाँ, क्योंकि क्या हुआ कि छोटे छोटे कस्बों में ये बात चल गई कि भैया नेहरू गांधी तो निपटा दी हैं, अगर ये 400 पार आ गए तो इस बार अंबेडकर जी का नंबर आ जाए। सुन लीजिए, ये तो हो गया ऊपर ऊपर, हाँ। जो आपको चश्मे के बाहर दिखता है। हाँ। चश्मे के अंदर क्या था? हाँ। इन फाइटिंग बीजेपी में बहुत बढ़ गई तो थी। वो मैंने शुरू में ही कहा। टिकटों की लड़ाई झगड़ा लेकिन- बहुत हो गया था, देखिए, उत्तर प्रदेश शहमात का खेल बहुत ज्यादा हो गया था, तो वो कोई स्थिति- सुन नहीं रहा मैं है और आप कोई ये सुना नहीं रहा आप है, ये कहना ये खेल चाह हो रहे गया हैं, था। आप ये कहना चाह रहे हैं, हाँ। जो मैं समझ पा रहा हूँ हाँ। आपकी बातों से, जी। कि वो स्थिति यूपी चुनाव में फिर आ गई है, विधानसभा चुनाव में। नहीं। वो कहीं ना कहीं अयोध्या के मसले को लोग उसको दूसरी नजर, उसको लेकर एक चर्चा उत्तर प्रदेश में, ये भैया योगी जी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए। कौन कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है कि कौन कर रहा है। लेकिन अजीत जी, इस मत से हम आपसे सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये जरूर है कि विपक्ष के खेमे में इस तरह की बातें हैं, लेकिन असली में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तस्वीर याद कीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के पीठ पर हाथ लेकर जो तस्वीर आई थी, तो वो साफ तौर पर संकेत। और इस बार भी देखो, वो जो तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी राकेश भाई, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, एक मुद्दा हमको समझना होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो यथावत हैं। क्या राम मंदिर के चोरी का मुद्दा वाकई असर कर रहा है क्या जनता के बीच में? नहीं, मुझे लगता है शायद नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजिकली क्या किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कि देखिए, हमने तुरंत कार्रवाई एक की है। मंदिर बन गया, मंदिर बनने के बाद हमने सब कुछ व्यवस्था जमा दी, अब नीचे के बैठे लोग कर रहे चोरी हैं कर तो। रहे हैं, तो जो बड़े पद पर बैठे लोग हैं वो तो जिम्मेदार है नहीं है। और इतने हम सारे लोग तो कानून हैं, एक्शन ले रहे हाँ, हैं। और हम एक्शन ले SIT रहे हैं, बनाया, SIT तुरंत ले रहे कार्रवाई हैं। किया। ये बात अलग है कि तुरंत। चिन्हित करके, आज भी बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया जो नोट गिनने का काम करते थे। अरे इस्तीफा क्यों दिया भाई? उनको पकड़ के पिछवाड़े में ले जाके उनको सीधे अंदर करते, अरेस्ट करते, इस्तीफा क्यों दिया है भाई? लोग भी समझ रहे हैं इस बात को लेकर के कार्रवाई बहुत हल्की हो रही है, धीमी हो रही है। करप्शन के मामले पर वहीं इस देश में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को अंदर भेज दिया, कुछ एकड़ जमीन, चंद एकड़ जमीन पर झारखंड के मुख्यमंत्री अंदर चले गए, शराब के मामले पर अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री चले गए। लेकिन मंदिर मसले पर जो छोटे छोटे लोग हैं वो चंदा लेकर चंपत हुए पड़े हैं, कोई अंदर नहीं जा रहा है। तो क्या जनता का ये असर पड़ेगा? जनता क्या मन्नू जी, मैं आप भी इतना बड़ा जी, मंडोला बोला जी। आपने, आप ये बताइए फिर मुद्दा कौन उठा रहा? कांग्रेस तो उठा नहीं रही, विपक्ष उठा ही नहीं रहा राम नहीं, मंदिर सपा का, तो उठा रहा है, उठा कहीं रहा नहीं है। उठ रहा। कहाँ कांग्रेस पूछो ना, किसने कोई सड़क पे उतरने की बात करी है? और समाजवादी पार्टी तो आजकल नरम हिंदुत्व की बात कर रही है, कांग्रेस को फुर्सत ही नहीं, नहीं तो है। समाजवादी मेरा पार्टी कहने का ज्योता मतलब जी ये अगर कि मुद्दा हिंदुत्व की कौन बात उठा कर रहा है? रही है, वो मुद्दा कौन मंदिर की उठा बात रहा कर रही है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये बता दीजिए। मुद्दा कौन उठा रहा है, देखिए, मेरा मैं तो सवाल वही ये बोल रही हूँ ना, सपा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? दुर्नीति, गुंडागर्दी, ये जो इमेज है सपा के साथ लग गया है। और आप कहीं भी जाएंगे, अगर सपा की सपोर्टर्स देखेंगे, काडर देखेंगे, देख के ही डर लग जाते हैं, स्पेशली लेडीज जहां होते हैं, देख के ही डरते हैं। हाँ, सबको याद है कि क्या क्या हुआ है। अगर महिला सुरक्षा नहीं है, कोई भी किसी को उठा के ले जा सकता है, कोई भी गाड़ी के शोरूम, ये तो हम लोग भी सुने हैं ना। हाँ होता है कब। हाँ, गाड़ी के शोरूम में जाके गाड़ी उठा के ले गया, क्या नहीं काफी हुआ। हुआ, काफी हुआ। हाँ, वो तो लोग भूले नहीं है ना। राकेश जी, क्या मतलब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि काफी प्रकाश क्योंकि डाला अगर है आपने एक सेकंड, मंडोला जी ने। मंडोला जी ने जो अरे है मेंदोला, पूरा- नॉट में- मंडोला। मेंदोला जी ने मेंदोला, जो है मेंडोला, पूरे पूरे मेंडोला। हमने चर्चा शुरू की थी कि क्या उत्तर प्रदेश का मन डोल रहा है क्या? तो ये उत्तर प्रदेश के मन डोलने की राजनीति नहीं, देखिए पर उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है मनोज जी, अभी मन नहीं डोलेगा, मंदिर, वोटर्स हाँ, एकदम साफ है। क्योंकि जिस तरह से आप ग्राउंड पर बात कीजिएगा, जरूर ये नाराजगी है, लेकिन कहते हैं कि भाई हमारे पास विकल्प क्या है। तो विकल्प के तौर पर योगी आदित्यनाथ की छवि वहाँ पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो बीजेपी है, उसमें लोगों का विश्वास पूरी तौर पर है। हाँ, ये जरूर आपको देखने को मिलेगा कि जातीय समीकरण को बीजेपी भी उसी तर्ज पर, आपको ओबीसी, आप देखिएगा कि विधानसभा जो उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी, उसमें पिछले 2022 की तुलना में इस बार आपको 15 से 20% ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब डबल इंजन की सरकार में जो विकास की गति चल रही है, उस विकास की गति में E20, चंदा चोरी या फिर बीजेपी की इनफाइटिंग वो सेंध नहीं लगा पाएगी।
नहीं लगा, तो अभी तो नहीं लग रहा है कि हुआ है। आप अगर लोगों से पूछे, ऐसे बात करें, ये लोग एक्चुअली देख रहे हैं कि गुड गवर्नेंस हुआ या नहीं, अभी चल रहा है या नहीं। और लोग बाबा जी तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा है, तो ऐसे तो लोग बोलते ही रहते हैं। हाँ नहीं बाबा, देखिए यहाँ पर मैं आपसे मेरा मतभेद है। अच्छे होने से राजनीति में चुनाव नहीं जीत सकते। अच्छे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत वो थे। तो ठाकुर और ब्राह्मण का तो गड़बड़ है। वो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे थे। वो ठाकुर नहीं, वो ये अच्छे भी का बोलते मतलब आपने हैं। गलत उसको गलत वो कर दिया। अच्छा कह रहे हैं उनकी छवि एक ऐसी है छवि जिसको है, क्या हाँ। नहीं तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी की छवि खराब थी? नहीं, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी एक सॉफ्ट नेता थे। योगी एक आक्रामक नेता है जिन्होंने करके दिखाया। तो जो वही पब्लिक इनकी आक्रामकता ऐसा नहीं हो कि खतरनाक हो जाए। नहीं, सुनिए। कभी कभी ज्यादा आक्रामकता भी खतरनाक हो जाती है। देखिए मैं उत्तर प्रदेश को लेकर मेरा अपना आकलन ये है हाँ। कि बीजेपी वहाँ बहुत अच्छे ढंग से जीतेगी, जीतने जा रही है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इस बात पर है कि 300 क्रॉस करती है कि नहीं करती है। इंतजार करते हैं, शुक्रिया करेंगे। लेकिन हेडलाइन के पीछे इतना ही, लेकिन कल फिर चर्चा करेंगे बड़े कल मुद्दों के करेंगे। साथ। समय का अभाव है। बड़ी खबर है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आ रही है कि E20 ईंधन नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर दी है और देश भर में सामान्य और E10 पेट्रोल उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस याचिका में फ्यूल पंपों पर एथेनॉल प्रतिशत का स्पष्ट लेवल लगना चाहिए। पुराने वाहनों के लिए बीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की जानी चाहिए, क्योंकि तमाम बीमा कंपनियां इस बात को लेकर दाएं बाएं कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियां इंश्योरेंस में कुछ शर्तों को भी कम कर रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। E20 को लेकर याचिका दायर की गई है कि E20 लागू करने से पहले उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित करने की अपील। संभव हमारे साथ मौजूद हैं। संभव कितना संभव हो पाएगा कि इस याचिका पर आगे जाकर सुनवाई हो जाएगी? याचिका है, आज ही ये फाइल हुई है, सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल हुई है और एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जो पेटिशनर के वकील हैं उनके द्वारा ये याचिका फाइल की गई है। याचिका की कॉपी हमारे पास है और इसमें तमाम डिटेल्स जो आप अभी दर्शकों को बता रहे थे वो मौजूद हैं। इसमें पहली बात ये कही गई है कि देश भर में सभी जो फ्यूल स्टेशन हैं उस पर सामान्य और E10 यानी कि 10% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लगातार और बिना रुकावट के उपलब्ध रहे, ताकि उपभोक्ता स्पष्ट रूप से उनको चुनने का मौका मिले। तो पहला तो ये कि उन उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को चुनाव का अधिकार मिले। दूसरा ये कि केंद्र सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं कि सभी फ्यूल डिस्पेंसिंग यूनिट यानी कि ईंधन भरने वाली मशीनों पर जो एथेनॉल की मात्रा है और उस पर जो लेवल है वो अनिवार्य रूप से लगा रहना चाहिए। ये अनिवार्यता सुनिश्चित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि केंद्र सरकार इंश्योरेंस पॉलिसी को भी सुनिश्चित करे और ये मांग की गई है कि ये निर्देश दिया जाए कि ये जो विवादित नीति है उसको लागू करने से पहले सभी 2 पहिए और 4 पहिए वाहनों को, खासकर 2023 से पहले के बने और मौजूद समय में जो भारतीय सड़कों पर चल रहे वाहन हैं उनकी उचित बीमा योजना के तहत पर्याप्त रूप में कवर किया जाए। तो एक तरह से डिटेल में ये याचिका है जिसमें न सिर्फ 2023 से इधर के वाहन बल्कि 2023 से पहले के वाहन। संभव एक बात मैं पूछना चाहता हूं, इस पर सुनवाई कब हो पाएगी? क्योंकि जो E20 ईंधन है वो डल रहा है। E20 ईंधन का प्रतिशत कम करने की बात की गई, इसे ऑप्शनल करने की बात की गई है, लेकिन ऐसा ना हो कि तारीख पर तारीख चलते रहें, 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख चलती रही और 2 बार 3 बार 4 बार गाड़ी का इंजन खुल जाए तब तक। देखिए मनोज जी, ये सुप्रीम कोर्ट चूंकि 13 तारीख को एक तरह से पूरी तरह से रीओपन हो रहा है, सभी बेंचेस बैठेंगी। अभी तो वेकेशंस बेंचेस बैठ रही हैं तो 2 3 4 बेंचेस ही बैठती हैं जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दे सुनती हैं। और चूंकि 13 तारीख को पूरी कोर्ट रीओपन हो रही है तो पूरी उम्मीद है कि पहले हफ्ते में ही यानी कि 13 से 20 जुलाई के बीच में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन सकता है। लेकिन चूंकि ये पूरा अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देखना यह भी होगा कि क्या कोई डिफेक्ट निकालते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका डालते हैं, उसके बाद रजिस्ट्री को भेजा जाता है, उसमें डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स क्योर किए जाते हैं, फाइनली वो बेंच के सामने। नहीं, लेकिन संभव जो पिटिशनर है
क्या उस पिटिशनर ने ऐसे तथ्य, ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे सबूत दिए हैं? क्योंकि देश के पेट्रोलियम मंत्री इस बात का खंडन कर चुके हैं। नितिन गडकरी ये कह चुके हैं, मुझे पूरे देश में एक गाड़ी दिखा दो, उसका इंजन दिखा दो जो इससे खराब हुआ हो। तो क्या ऐसे सबूत इस पिटीशन में, ऐसी रिपोर्ट इस पिटीशन में दी गई है, ऐसे तथ्य दिए गए हैं? देखिए, मैं इनकी जो सिनॉप्सिस है उसी को पढ़ रहा हूं। पेज नंबर 2 पे इन्होंने वर्ल्ड वाइड यूजेज, क्योंकि आपने एक डिटेल सवाल पूछा और एकदम पिन पॉइंटेड सवाल पूछा है कि केंद्र सरकार तमाम एलिगेशंस को डिनाई कर रही है और दूसरी तरफ इस तरह की याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले को सुनेगा या हो सकता है वो सुनवाई योग्य ना माने। ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर है। लेकिन जो उन्होंने कुछ तथ्य देने की कोशिश की है वो एक पेज नंबर 2 पे वर्ल्ड वाइड यूजेज को लेके इन्होंने E20 पेट्रोल का जो ब्लेंड है 20% एथेनॉल और 80% गैसोलीन, ये अंग्रेजी में चूंकि पूरी पेटिशन है और उसमें ये लिखा हुआ है कि ये कार्बन एमिशन को कम करता है और इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे रिलायंस जो हमारी निर्भरता है उसको कम करता है। ये पेटिशनर ने माना है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये मांग कर रहे हैं वो इनकी बेसिकली मांग यही है कि इन्होंने ऐसा कोई एलिगेशन सीधे तौर पे नहीं लगाया कि इंजन खराब हो रहे हैं। इनका ये है कि जो भी कुछ हो रहा है वो कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को पता होना चाहिए, ग्राउंड जीरो पे लिखा होना चाहिए, यानी कि फ्यूल पंप्स, फ्यूल स्टेशंस पे डिटेल में जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने व्हीकल में, आप अपने वाहन में किस तरह का पेट्रोल पड़वा रहे हैं, क्या वो एथेनॉल ब्लेंडेड है तो वो कितने % है और उसकी क्या चुनौतियां हैं। क्योंकि देखिए किसी भी प्रकार का अगर ऐसा होता भी है तो, हालांकि केंद्र सरकार इसे डिनाई कर रही है, अगर कुछ दिक्कतें वाहनों में आती हुई हैं तो 2-3-4 साल में आएंगी। यही याचिका कह रही है। जितनी भी तेल कंपनियां हैं संभव, वो तो पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं, मैंडेटरी है, सभी तेल कंपनियां 20% E20 इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये सवाल तो खत्म ही हो गया। सवाल केवल इतना भर है कि E20 जो इथेनॉल मिलाने से, ब्लेंडिंग से क्या इंजनों को नुकसान हो रहा है या नुकसान नहीं हो रहा है? क्योंकि E20 मिलाया भी जा रहा है, पेट्रोल के दाम कम भी नहीं हो रहे और गाड़ी को नुकसान भी हो रहा है। ये 3 बड़े सवाल हैं जिनको देश की जनता जानना चाहती है तथ्यों के साथ, और सरकार कहती है ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए मैं चूंकि यहाँ पर ये याचिका डाली गई है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हम फैक्ट्स पर बात करें। जो पेटिशन है दर्शक देख भी सकते हैं, हम ऑन स्क्रीन इसको चला रहे हैं। बिल्कुल चल रही है, नहीं चल रही है, पिटिशन चल रही है वो इम्पोर्टेंट। हाँ, वो यहाँ जो डेटा लिया गया है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर माइलेज पे और ये कंपैटिबिलिटी ब्रेकडाउन किया गया है। मैं पीसीआर से कहूंगा पेज नंबर 4 और 5 यहाँ पर चलाएं, जहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिशियल ट्रायल्स जो हैं वो ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड OEM रन ट्रायल्स कवरिंग 40,000 किलोमीटर पैसेंजर कार्स। कुछ ट्रायल्स का डेटा इन्होंने दिया है और इन्होंने माइलेज ड्रॉप का दावा किया है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ड्यू टू एथेनॉल लोअर energy density, official lab test acknowledges a 2% to 6% reduction in the fuel efficiency compared to E10। तो ये, लेकिन इसके पीछे तथ्य क्या है, कहां से ये डेटा दिया जा रहा है, इसकी अभी इन्होंने अपनी कोई ऑथेंटिक एजेंसी का जिक्र नहीं किया गया है। ये तो स्वाभाविक तौर पर है कि उसका एवरेज कम हो रहा है। मेरी खुद अपनी गाड़ी में एवरेज कम हो गया, मैं खुद जितना जाता, उदाहरण आपके सामने बना हुआ है, लेकिन सरकार नहीं मान रही। अब इसका या तो वैज्ञानिक परीक्षण हो, सरकार परीक्षण कराए, सुप्रीम कोर्ट प्राथमिक तौर पर सरकार से इस बात को लेकर रिपोर्ट मांगेगा। सरकार, चूंकि बड़े बड़े लोग सरकार में बैठे खंडन कर चुके हैं, तो सरकार क्या रिपोर्ट देगी? लेकिन कोई ऐसी टेक्निकल एजेंसी सामने आए, कोई ऐसा साइंटिस्ट निकल कर आए जो सुप्रीम कोर्ट में ही इस बात को रिपोर्ट सबमिट करे कि देखिए भाई ये मेरी रिपोर्ट है, मैं इसे आपके सामने रख रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। समय खत्म हो गया, संभव विस्तार से इस पिटीशन पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश के गांवों में लाखों परिवार सालों अपनी संपत्ति पर रहते तो थे, लेकिन उनके पास उस भूमि या मकान का वैध दस्तावेज नहीं होता था। कोई कानूनी कागजात न होने से संपत्ति विवाद बढ़ते थे और आर्थिक अवसर भी सीमित रह जाते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू स्वामित्व योजना ने इन हालात को बदला और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन